लगभग एक साल पहले डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने और प्रेसिडेंट बनने के बाद इमीडिएटली उन्होंने डिसाइड किया कि मैं बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से बाहर आ जाऊंगा। उस फैसले को लगभग एक साल हो चुका है और उस फैसले से एक बड़ी संस्था जिससे डोनाल्ड ट्रंप बाहर आ चुके हैं, यूएस बाहर आ चुकी है, उसका नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से विड्रॉ करने पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है वर्ल्ड हेल्थ के ऊपर, और क्या इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि क्या बाकी की जो मेंबर्स है डब्ल्यूएचओ के, जैसे कि चाइना है या भारत है, क्या ये लोग अपनी इन्वॉल्वमेंट, अपनी कोऑपरेशन इसमें बढ़ाएंगे, या एक ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म तैयार होगा वर्ल्ड वाइड हेल्थ को मैनेज करने के लिए। देखिए, बात है 1945 की, जब वर्ल्ड वॉर खत्म होता है और वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद कंट्रीज आपस में मिलती हैं, डिसाइड करती हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हमें कुछ बनानी चाहिए। उनमें यूनाइटेड नेशंस का भी जन्म होता है और साथ ही साथ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की जाती है 1948 के अंदर, अप्रैल में यह स्थापित की जाती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मैंडेट एक तरीके से ग्लोबल कोऑर्डिनेशन का है, हेल्थ रिस्क्स या हेल्थ डेंजर्स या कंसर्न्स को लेकर। डब्ल्यूएचओ का जो रिकॉर्ड है वो बहुत ही मिक्स्ड है। मिक्स्ड यानी कि कुछ एरियाज में उसे सक्सेस भी प्राप्त हुई। फॉर एग्जांपल, स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन कैंपेन जो 1960 से लेकर 70s के बीच में चला, उसमें वो स्मॉल पॉक्स को विश्व भर से इरेडिकेट करने में सक्सेसफुल रहा। लेकिन ऑन द अदर हैंड, डिजीजेस लाइक इबोला, जिसका 2014 से आउटब्रेक अफ्रीका में बहुत ज्यादा चला और उसे कई जाने भी चली गई, डिजीज लाइक मलेरिया, जिसके लिए एलिमिनेशन प्रोग्राम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चलाया लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, एंड फाइनली रीसेंट टाइम्स में कोविड-19, जिसके अंदर डब्ल्यूएचओ के ऊपर ही आरोप लगे कि उन्होंने चाइना के दिए गए अश्योरेंस के बेसिस पे वर्ल्ड वाइड जो है कोविड को एक पैंडेमिक डिक्लेयर करने के लिए या पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करने के लिए डिले किया, जिसकी वजह से विश्व भर को भारी इकोनॉमिक नुकसान तो हुआ ही, लेकिन बहुत लोगों की जानें भी चली गई। अब इन सभी कंसर्न्स को लेकर हम भी क्रिटिसाइज करते आए हैं डब्ल्यूएचओ को, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपनी फर्स्ट टर्म से अ, हमेशा से चाहते हैं कि मैं इंटरनेशनल एंगेजमेंट से बाहर आऊं और बायलेटरल बेसिस पे या नए बेसिस पे डिस्कस करूं चीजों को, जो कि उनके गाजा बोर्ड ऑफ पीस से भी देखा जा सकता है। खैर, डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ डब्ल्यूएचओ से विड्रॉ नहीं किया है, उन्होंने आईपीसीसी यानी कि इंटरनेशनल पैनल, इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज से भी विड्रॉ किया है। इनफैक्ट 66 ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें से 35 यूएन या अफिलिएट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, वहां से भी विड्रॉ किया है, और भारत लेड इंटरनेशनल सोलर अलायंस से भी विड्रॉ किया है। तो बेसिकली अब ये जो नई फॉरेन पॉलिसी है यूएसए की, ये एग्जीक्यूट कैसे हो रही है देखने की कोशिश करते हैं। ट्रंप ने तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पहले ही साइन कर दिया था, लेकिन जब भी यूएसए को किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना होता है तो उन्हें अपनी कांग्रेस यानी अपनी पार्लियामेंट से पूछना पड़ता है। तो बेसिकली जब डब्ल्यूएचओ ज्वाइन किया था यूनाइटेड स्टेट्स ने, तो उन्होंने कांग्रेस से कानून पास कराया था। उस कानून में यह लिखा था कि जब आप विड्रॉ करेंगे उसके लिए आपको 1 साल का नोटिस देना पड़ेगा। इस 1 साल के नोटिस की ही वजह से 1 साल वेट करना पड़ा डोनाल्ड ट्रंप को, नहीं तो वो तो पहले ही दिन निकल जाते हैं डब्ल्यूएचओ से बाहर। अगर आप देखोगे कि इस पर्टिकुलर 1 साल कंप्लीट होने के बाद डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ जो यूनाइटेड स्टेट्स का है और स्टेट डिपार्टमेंट जो यूएसए का है, उन्होंने एक जॉइंट नोटिस इशू किया जिसमें उन्होंने कहा कि हम तो भाई डब्ल्यूएचओ से निकल रहे हैं, वी आर लीविंग एंड वी आर नॉट इवन गोइंग टू हैव एनी काइंड ऑफ एसोसिएशन लाइक एन ऑब्जर्वर स्टेटस इन डब्ल्यूएचओ। इसीलिए जेनीवा, जो कि डब्ल्यूएचओ के हेडक्वार्टर्स है, वहां से यूएस का झंडा भी उतार दिया गया, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर मिली है, मतलब लोगों ने बताया है। हेडक्वार्टर्स और ग्लोबल ऑफिसेज में से यूएस के सभी पर्सोनेल को वापस बुला लिया गया है। किसी भी डब्ल्यूएचओ की लीडरशिप बॉडी या वर्किंग ग्रुप के अंदर जो भी यूएस के मेंबर्स हैं उनको वापस बुलाया गया है। खासतौर पे यूएस की गवर्नमेंट ने जिन लोगों को भेजा था, हो सकता है साइंटिस्ट प्राइवेट कैपेसिटी में डब्ल्यूएचओ के साथ एसोसिएटेड हो, तो उन लोगों के ऊपर कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन इंपॉर्टेंटली और सबसे बड़ी बात यह कि ऑल फ्यूचर ट्रांसफर ऑफ गवर्नमेंट रिसोर्सेज जो है गवर्नमेंट की तरफ से, वो तभी फ्रीज कर दिए गए थे जब ट्रंप ने विड्रॉल ऑर्डर निकाला था। अब डब्ल्यूएचओ का यह कहना है कि 2024 और 2025 के लिए जो ड्यूज है वो आपको वापस देने पड़ेंगे। अच्छा, ट्रंप ये पहली बार नहीं कर रहे। जुलाई 2020 में भी उन्होंने ये अनाउंस किया था कि मैं डब्ल्यूएचओ से विड्रॉ करूं, लेकिन 1 साल रुकना पड़ता उनको, क्योंकि कांग्रेस के एक्ट में लिखा है कि 1 साल का नोटिस आपको डब्ल्यूएचओ को देना पड़ेगा, है ना, फ्रॉम बिफोर विड्रॉइंग। ऑल्दो डब्ल्यूएचओ के चार्टर में ऐसा कुछ नहीं लिखा है जिसमें
विड्रॉवल का प्रोसेस हो किसी कंट्री का, सो द कंट्री इफ इट हैज टू विड्रॉ, इट कैन विड्रॉ ऑन इट्स ओन, बिकॉज डब्ल्यूएचओ के चार्टर में लिखा नहीं है कि विड्रॉ का प्रोसेस क्या है। खैर वापस आते हैं, जुलाई 2020 में उन्होंने अनाउंस किया था, लेकिन 2020 के इलेक्शंस डोनाल्ड ट्रंप हार गए, बाइडेन प्रेसिडेंट बने और बाइडेन ने दोबारा से डब्ल्यूएचओ के साथ एसोसिएशन शुरू कर दिया। लेकिन अब क्योंकि ट्रंप ने पहले ही दिन अनाउंस कर दिया, इसलिए इट इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल। अच्छा, जरूरी बात यह है कि यूनाइटेड स्टेट्स 15 से 20% ऑफ डब्ल्यूएचओ के फंड जो है वो कंट्रीब्यूट करता आया है, और अभी 2024-25 के लिए 130 से 260 मिलियन डॉलर तक का जो उसका अमाउंट है वो उसे देना है। तो बेसिकली यूएस कह रहा है कि मेरा ये अनपेड डेट नहीं है, मेरा ये लोन नहीं है, डेट नहीं है जो मैं आपको दे रहा हूं, है ना, मैं तो पहले ही विड्रॉ कर चुका हूं जनवरी में, बस ऑफिशियली मैं अब अनाउंस कर रहा हूं, इसलिए मैं आपको बिना पैसे दिए ही निकलना चाहता हूं। जबकि डब्ल्यूएचओ कहता है कि ये ऑब्लिगेशन है कि आप पैसा पहले दे दीजिए, जितने भी ड्यूज आपके पड़े हुए हैं हमारे पास वो आप दे दीजिए, बिकॉज ईयरली कंट्रीब्यूशन आपका डिसाइड होता है, फिक्स होता है डब्ल्यूएचओ की असेंबली की मीटिंग्स में, और वो ईयरली कंट्रीब्यूशन आपने 2024 और 25 के लिए नहीं दिया है। इस वजह से डब्ल्यूएचओ कह रहा है कि फरवरी में वी विल डिस्कस व्हाट हैपेंस इफ यूएसए डज नॉट गिव्स मनी। रियलिटी में क्या होगा आपको पता है, देखिए डब्ल्यूएचओ के पास अपनी कोई पुलिस तो है नहीं या इन्फोर्सिंग एजेंट तो है नहीं जो जाके अमेरिका के ट्रंप की जेब में से पैसा निकाल के ले जाएंगे। तो वंस अगेन इट सीम्स टू बी कि रूल्स बेस्ड ऑर्डर जो है वो खत्म हो चुका है, और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर या स्ट्रेंथ का जो डायनेमिक्स है, जियोपॉलिटिकल डायनेमिक्स चलने लगे हैं, जैसा माइक कार्नी ने कहा था, एंड ही विल ऑल्सो सून फाइंड आउट, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर साहब। तो बेसिकली इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है, देखो यूएस 15 से 18% टोटल फंडिंग देता है डब्ल्यूएचओ को। गेट्स फाउंडेशन, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो है 13% टोटल फंडिंग देती है, और चाइना सिर्फ 3%, भारत इससे भी कम अमाउंट पे है। तो ये जो 1.2 बिलियन डॉलर्स इन 1 ईयर है ना, लगभग इतना ज्यादा पैसा अगर आप एक साल में देते हो, तो ट्रंप का ये कहना था कि ये पैसा हमारे तो किसी काम नहीं आ रहा, क्योंकि कोविड पेंडेमिक को ये रोकने में कामयाब नहीं रहा, चाइना के प्रति ज्यादा इनकी इंक्लिनेशन देखने को मिली। अब ट्रंप कुछ हद तक सही भी कह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इसके पीछे पॉलिटिकल रीजंस भी देखे जा रहे हैं। ट्रंप की जो कैबिनेट है या ट्रंप की जो एडवाइजर्स हैं, उसमें बहुत सारे एंटी वैक्सर्स भी हैं जो वैक्सीनेशन के अगेंस्ट कैंपेन चलाते आए हैं काफी समय से। उनमें से एक है रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर, और वो उनके हेल्थ मिनिस्टर है एक तरीके से, इट्स नॉट मिनिस्टर ओवर देयर, है ना, बट वो जो है वो एंटी वैक्सीन कैंप का हिस्सा है, जो वैक्सीन को हार्मफुल फॉर ह्यूमन हेल्थ समझते हैं। इसीलिए डब्ल्यूएचओ जो वैक्सीन प्रोग्राम्स में करोड़ों रुपए लगाता है या बिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाता है, उस पे वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। इसके अलावा अब डब्ल्यूएचओ में कॉस्ट कटिंग मोड चल रहा है। उन्होंने अपनी मैनेजमेंट टीम को 50% से कम कर दिया है, स्टाफ की टीम को 25% और कम कर देंगे, और इससे जो भी डब्ल्यूएचओ के इंटरनेशनल लेवल पे मैटरनल हेल्थ के प्रोग्राम, चाइल्ड हेल्थ के प्रोग्राम और नए डिजीजेस के ऊपर रिसर्च है, उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो अंत में वर्ल्ड विल ऑल्सो लूज, यूएस विल ऑल्सो लूज, लूज लूज सिचुएशन यहां पे देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि यूएसए को एक ऐसी मैकेनिज्म से बाहर आना है या बाहर आएगा जिसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग इज ऑल्सो डन फॉर डिजीजेस, इंफॉर्मेशन शेयरिंग इज ऑल्सो डन एट अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म। फॉर एग्जाम्पल फ्लू वैक्सीन और उसके वेरिएंट्स बनाने के लिए हमेशा जो नए नए स्ट्रेन अलग अलग जगहों पे आते हैं उनकी बारे में रिसर्च शेयर करनी होती है, और डब्ल्यूएचओ एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप मल्टीलेटरली शेयर कर सकते हो। मान लीजिए ब्राजील में किसी वायरस का कोई नया स्ट्रेन आता है, तो उसकी जानकारी डब्ल्यूएचओ में पहुंच जाती है और वहां पे मौजूद सभी मेंबर देशों को चेतावनी घोषित हो जाती है कि ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है ना। तो एटलीस्ट एक इंटरनेशनल फोरम पे जब इमर्जिंग डिजीज या पेंडेमिक के लिए आपने एक्शन लेना हो तो डब्ल्यूएचओ जैसा फोरम सही भी है। लेकिन क्योंकि कोविड पेंडेमिक ने इतनी पुअरली रिस्पॉन्ड किया, डब्ल्यूएचओ ने इतनी स्लोली रिस्पॉन्ड किया डब्ल्यूएचओ ने, इस वजह से ट्रंप का क्रिटिसिज्म भी काफी हद तक जायज नजर आता है। ऑल्दो न्यू फर्दर साइंटिफिक रिसर्च के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका है। अगर आप देखोगे कि डोमेस्टिक जो ट्रंप के सपोर्टर्स हैं उनमें से रिपब्लिकन्स
40% के आसपास, डेमोक्रेट्स 80% के आसपास ये मानते हैं कि डब्ल्यूएचओ यूजफुल है। और अभी किसकी सरकार है वहां पे? ग्रैंड ओल्ड पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी की सरकार है, इसीलिए उनका सपोर्ट बेस भी इस बात से खुश रहेगा। एडमिनिस्ट्रेशन कहता है कि हमें ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स देते हैं डब्ल्यूएचओ को, अब वो नहीं देने पड़ेंगे। एंड इस वजह से यह देखा जा रहा है कि ट्रंप अपने नए इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर को शायद सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां ट्रंप बड़े खुश नजर आ रहे हैं, है ना। ये अंकल भी पता नहीं क्यों खुश है ना, आई डोंट नो। चलो, ये बड़े खुश नजर आ रहे हैं कि मैंने बोर्ड ऑफ पीस बना लिया है, 19 लोगों ने साइन कर लिया है, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शायद ये अपना खुद का नया डब्ल्यूएचओ बनाना चाहें, है ना। अब जो मेंबर कंट्रीज हैं उनकी हेल्थ तो आप जानते ही हैं, तो वो ट्रंप की क्या हेल्प करेंगे। एनीवेज, तो ये जो गाजा बोर्ड ऑफ पीस है, बेसिकली बोर्ड ऑफ पीस के ऊपर ना मैंने एक वीडियो बनाया, डिटेल में डिस्कस किया है कि ये क्यों बना, किस वजह से बना, क्या ये यूएन को रिप्लेस कर सकता है। इसका लिंक ना मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, वो देख लेना। सो बेसिकली इफ वी हैव टू सम अप देन व्हाट इज द फाइनेंशियल फॉलआउट? 1.3 बिलियन डॉलर्स यूएस सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर था। वो कंट्रीब्यूशन 50% था ऑलमोस्ट, है ना, ऑफ द टोटल कंट्रीब्यूशन ऑन अ ईयर बेसिस। वो खत्म होने वाला है, तो डब्ल्यूएचओ को नए फंड्स चाहिए होंगे। वर्ल्ड एचओ का, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का 260 मिलियन डॉलर का डेट है, वो नहीं देके गया है। और हेल्थ इनिशिएटिव्स बहुत सारी कंट्रीज में चलते हैं, अफ्रीका के अंदर चलते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर चलते हैं, जिसमें डब्ल्यूएचओ फंडिंग करता है, वो भी कम हो जाएंगे। सीट एट द टेबल एंड ग्लोबल फ्लू डेटा इन वैक्सीन डेवलपमेंट, वो भी यूनाइटेड स्टेट्स छोड़ रहा है। लेकिन इसमें चाइना, रशिया, भारत जैसे जो देश हैं वो शायद अब और कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। इवन सऊदी अरेबिया कैन कंट्रीब्यूट मोर, बट सऊदी अरेबिया भी जियोपॉलिटिकली देखा जाए तो यूएस के साथ अलाइंड है। अल्टीमेटली ये हेल्थ सर्वेलेंस और हेल्थ मैनेजमेंट जो है वो वर्ल्ड वाइड सफर कर सकती है, और इसका कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव आउटकम तो नहीं नजर आ रहा है। खैर, अगर हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की, तो प्रीलिम्स 2026 के लिए ना, जब आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो, आपके पास अनगिनत सोर्सेज हो सकते हैं, अनगिनत जगहों से आप पढ़ते हो और पीडीएफ कलेक्ट करते रहते हो, लेकिन अल्टीमेटली एग्जाम में जो पूछा जाएगा उसके लिए एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज की जरूरत है। हम सभी लोग यहां पे ये कोशिश करते हैं कि आपको करंट अफेयर्स के अंदर एक्सट्रीम प्रोफिशिएंसी प्रोवाइड कर पाए। इस वजह से एपिक कोर्स जो है वो जनवरी 31 से स्टार्ट होने वाला है। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में हम 1.5 साल के करंट अफेयर्स सब्जेक्ट वाइज लाइव क्लासेस के थ्रू कवर करेंगे, और कंसाइज पीडीएफ्स में आपको कंटेंट मिलेगा, जितना ही सिर्फ पढ़ के आपको जाना है फॉर द एग्जामिनेशन। ऑल्सो आपको जो ऑर्फन सब्जेक्ट्स हैं, ऑर्फन सब्जेक्ट्स वो होते हैं जिनको कोई सब्जेक्ट क्लेम नहीं करता है, या टॉपिक्स, इनफैक्ट ऑर्फन टॉपिक्स जैसे अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, है ना, मिसलेनियस इंफॉर्मेशन अबाउट अथॉरिटीज, बॉडीज, काउंसिल्स, उसकी कंपाइलेशंस मिल जाएंगी, ताकि आप सिर्फ उतना ही स्पेसिफिक मटेरियल पढ़ के जाएं करंट अफेयर्स में, मल्टीपल रिविजन्स करके, और आपके मान लीजिए 10 क्वेश्चन आए हैं इस तरीके के, तो कम से कम 6 से 7 हो जाए, कट ऑफ प्रूफ आपकी प्रिपरेशन हो जाए। इसके लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। धन्यवाद।